बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 6 न्यूक्लियर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 22 के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पे कुछ पढ़ने की जसारत हासिल करेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या दो डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में कंबाइन करके मजीद पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन लफ्ज क्या है, न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी न्यूक्लियस का आपस में ज्वाइन होना, यानी न्यूक्लियस का आपस में ज्वाइन होके नया न्यूक्लियस बना लेना। डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो आप सब जानते हैं कि पार्टिकल्स की जो शनाख्त होती है वो एक्चुअली उसके न्यूक्लियस से होती है कि न्यूक्लियस में क्या मौजूद है। यानी अगर फर्ज करें न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हो हमारे पास और 6 ही न्यूट्रॉन्स हो, तो आपके माइंड में फौरन आएगा कि ये कार्बन का पार्टिकल है, क्योंकि कार्बन के पार्टिकल में ही आपके 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास 11 प्रोटॉन्स हो और 11 ही न्यूट्रॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स हो, तो आपके दिमाग में फौरन आता है बच्चों ये सोडियम का पार्टिकल है, क्योंकि सोडियम में ही हमारे पास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी इसका मतलब है कि मेजर जो न्यूक्लियस जो है वो शनाख्त करके आपको देता है कि पार्टिकल क्या है। सो अगर हम हल्की सी न्यूक्लियस में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आ जाए तो फिर वो पार्टिकल कुछ दूसरा पार्टिकल बन जाएगा, फिर वो पार्टिकल नहीं रहता। मींस अगर मैं कोशिश करूं, हालांकि मुमकिन नहीं है, कोशिश करूं कि कार्बन के 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन में किसी तरीके से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का इजाफा कर लूं, तो ये फिर आपका कार्बन नहीं बचना, ये हमारे पास हो जाना है ऑक्सीजन, क्योंकि उसी में 8 प्रोटॉन्स और 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। सो न्यूक्लियस एक बेहतरीन पहचान है। यानी बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल लें कि आपके स्कूल में क्लासेस होती है 1 से लेकर 10 तक, आपने उसे स्कूल का नाम दिया, बल्कि यूं करें, यूं स्टार्ट करें, 1 से 5 तक क्लासेस होती हैं, आपने उसे प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया। लेकिन वही क्लासेस जब 8 तक हो जाए तो फिर आप उसको प्राइमरी स्कूल नहीं कहेंगे, फिर आप उसको एलिमेंट्री स्कूल कहेंगे। और अगर वही आपकी 10 तक हो, आप कहेंगे ये सेकेंडरी स्कूल है। और अगर वो 12th तक होंगी तो फिर आप उसे हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से क्यों, उस एजुकेशनल अदारे की पहचान किससे, उसके अंदर क्लासेस से है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एटम्स की पहचान भी उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी एज अ होल न्यूक्लियस से उसकी पहचान है कि उसका न्यूक्लियस में क्या है। तो अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं कि 2 न्यूक्लियस को आपस में बम्बार्ड करके किसी तरीके से एक दूसरा न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करें, यानी 5 क्लासें पहले हो रही थी और हम 3 क्लासें और मर्ज कर दें 6, 7, 8, तो आपका प्राइमरी से जिस तरह एलिमेंट्री बन जाएगा, इसी तरह वो पार्टिकल आपका दूसरे पार्टिकल में शिफ्ट हो जाएगा। इसी को न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस का आपस में रिएक्ट होके और नया न्यूक्लियस आपके पास उसकी फॉर्मेशन हो जाना। यानी स्टूडेंट्स अगर हम सिंपली एक बात कह लें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आर दी प्रोसेसेस, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं इन विच एटॉमिक न्यूक्लियाई इंटरैक्ट्स, जिसमें एटम के जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, रिजल्टिंग इन चेंजेस टू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस को चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कार्बन के अगर किसी तरीके से 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, दैट वुड नॉट बी कार्बन एनी मोर देन दैट वुड बिकम ऑक्सीजन, क्योंकि उसी में 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से तो इन प्रोसेस को फिशन भी कहा जाता है, फ्यूजन फिशन भी कहा जाता है, ये आपको आगे जाकर बताऊंगा। और इसमें रेडियो एक्टिव डिके भी हो सकती है, यानी जब आपकी बाइंडिंग, आपको मैंने अगर पिछला टॉपिक मेरा याद हो रेडियो एक्टिविटी का, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वीक हो जाती है
तो फिर रेडिएशन खारिज होके वो एटम अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो फिर ऑब्वियसली जब एक न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है उसमें कोई अगर आप प्रोटॉन या कोई अल्फा पार्टिकल डाल दें जिससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वीक हो जाए, तो फिर वो रेडियो एक्टिविटी को डिके करते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी निकालते हैं। तो इसमें वो एनर्जी रिलीज भी कर सकते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे आपने कोई भी ले लें, जैसे नाइट्रोजन ले लें आप, जब इनको हम किसी और से बम्बार्ड कराते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो दूसरा पार्टिकल है वो लाइट होना चाहिए, वरना दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करके उनके न्यूक्लियस को ज्वाइन करना दैट इज नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अच्छी खासी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, और वो रिपल्शन जो है वो कभी भी दो एटम्स को एक दूसरे के न्यूक्लियाई को एक दूसरे के अंदर जम नहीं होने देती। यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज करें अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ ले जाने की कोशिश करें, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट सम फोर्स, और वो इतना आसान नहीं होगा बिकॉज दे बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर एंड दे नॉट गोना जॉइन विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दो न्यूक्लियाई कभी भी एक दूसरे के साथ इजीली ज्वाइन नहीं हो सकते। क्यों नहीं ज्वाइन हो सकते? बिकॉज दे बोथ हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दे बोथ हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन ईच अदर, उन दोनों के बीच में ये सब होता रहेगा। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, यानी एक के अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी है, दूसरे के अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी है, एंड दे कैन नॉट बी जॉइंड। उन बाइंडिंग एनर्जी को पहले तोड़ना पड़ेगा, दैट इज एक बहुत लंबी कहानी है हमारे पास। तो इसके लिए आमतौर पे किया यह जाता है कि एक पार्टिकल आपका हैवी पार्टिकल होता है, कंपैरेटिवली हैवियर होता है, जो दूसरा पार्टिकल है बच्चों वो हमारे पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे अल्फा हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो वो आसान भी होता है एक दूसरे के अंदर उनको उनके अंदर जम करना। यानी आप यूं अंदाजा लगाएं कि अगर आप किसी होल में एक छोटी चीज को आराम से डाल सकते हैं बिकॉज वो इजीली उसके अंदर चली जाएगी, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा उसके अंदर जाना। तो ये कंपैरेटिवली एक इजी काम होता है, यानी एक पार्टिकल जो हमारे पास एक्स पार्टिकल है, अगर हम उसमें एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे अल्फा डाल देते हैं, या जैसे हमारे पास प्रोटॉन डाल दिया, न्यूट्रॉन डाल दिया, तो ये इसमें डाल सकते हैं। तो जवाब में जो हमारे पास आता है वो वाई पार्टिकल आता है, और साथ ही एक छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर भी निकलता है, और साथ ही आपके पास एनर्जी या तो रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दो काम होते हैं, इन दोनों प्रोसेस को आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है कि जब दो चीजों का रिएक्शन हो उसमें हीट आपकी जो है वो बाहर निकल रही हो, और अगर दो चीजों के प्रोसेस में हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रही हो तो उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। सो ये हमारे पास एक मेजर पार्टिकल है, उसके अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल डाला तो एक नया पार्टिकल हमारे पास आ गया, न्यूक्लियाई, बल्कि हम पार्टिकल नहीं कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे। ये कंपैरेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई है, उसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल की हमने कोलिजन की, बम्बार्डमेंट की, तो हमारे पास नया बना, और साथ ही हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ कंजर्वेशंस होती हैं जिनको होना चाहिए, यानी रिएक्शन के कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही रिएक्शन नहीं हो जाती। जैसे फर्ज करें अगर आपने चाय बनानी है तो उसके कुछ रूल्स हैं, आपने पहले शुगर डालनी है, फिर उसके अंदर चाय डालनी है, और फिर उसके बाद दूध मिक्स करना है, सो आपकी चाय बनेगी। अगर गलती से आप उसमें मिर्चें डाल दें और उसके बाद आप उसमें थोड़ा ऑयल डाल दें, सो वो चाय नहीं बनने वाली। इसी तरह यहां रिएक्शंस में भी कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कुछ कंजर्वेशन रूल्स हैं, लॉज हैं, लॉज कंजर्वेशन के लॉज हैं। यहां मैं आपको बताऊं, पहला है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होने चाहिए। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्व का मतलब होता है रिमेन सेम, एक जैसा रहना, यानी चार्जेस सेम होने चाहिए, चार्जेस सेम होने चाहिए, यानी जो आपके पास जो हमारे पास यानी रिएक्टेंट्स में जितने चार्जेस हैं और प्रोडक्ट में जितने चार्जेस हैं
वो दोनों हमारे पास सेम रहने चाहिए। दूसरा लॉ हमारे पास ये होता है कि कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन रहना चाहिए, यानी आपके पास जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। तीसरी चीज है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम दोनों, जिसमें हमारे पास लीनियर भी है और एंगुलर भी है, ये भी हमारे पास जो है इनका ये भी कंजर्व रहने चाहिए, यानी रिएक्टेंट्स के जो मोमेंटम थे और प्रोडक्ट्स के जो मोमेंटम थे वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। मैं आगे जाकर आपको बताता भी हूं। इसी तरह नंबर 4 है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए हमारे पास, यानी जो एनर्जी आपकी यहां थी वो एनर्जी यहां भी होनी चाहिए। और पांचवा और आखिरी कंजर्वेशन ऑफ मैस भी होना चाहिए, यानी मैसेज भी सेम हो। अगर आपके ये तमाम मैसेज का मतलब हुआ कि जो यहां मैसेज है वही मैसेज आपके इस साइड पर भी होने चाहिए, ये मैसेज आपके बराबर होने चाहिए, यानी बिल्कुल आपका जो तराजू है वो बराबर हो, बैलेंस हो। एक साइड पे जितना पत्थर दूसरी साइड पे जितनी शुगर डाली बराबर हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं सबको के हवाले से आपको इसको भी प्रूव करके बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको एक एटम के जरिए भी बताऊं कि ये किस तरह ये पांचों के पांचों लॉज जो है इनमें लगते हैं। अब बच्चों गौर से देखें, फर्स्ट एवर जो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन हुआ था, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन भी कहते हैं, वो रदरफोर्ड ने किया था। और वो क्या था? रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल को, यानी अल्फा पार्टिकल को जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है उसके साथ बम्बार्ड करवाया था। ये अल्फा पार्टिकल को हीलियम का पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों के 4 ही होते हैं। अल्फा और हीलियम में फर्क यही है, हीलियम एक कंप्लीट पार्टिकल है, जबकि अल्फा के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो एक्चुअली अगर मैंने आपको अगर याद हो, पिछले से पिछला लेक्चर भी मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अल्फा हाईली आयोनाइज कर देता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ढूंढ के अपने आप को खाक पी के और वो हीलियम बना देगा। सो हम इसको हीलियम ही ले लेते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर जो है और एटॉमिक नंबर वो दोनों आपके पास अल्फा के इक्वल ही है, और उनका मास भी अल्फा जितना ही होता है। सो ये जब आपस में ज्वाइन होते हैं बच्चों, तो हमारे पास ऑक्सीजन 17 का बनता है, और साथ ही एक प्रोटॉन आ जाता है हमारे पास। प्रोटॉन को और हाइड्रोजन को 1 1 कह सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हमारे पास एक एनर्जी भी आती है, ठीक है। ये एक पहला रिएक्शन था न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का, जो हमारे पास रदरफोर्ड साहब ने हमारे लिए किया। और अगर हम इसमें ये देख लें कि ये तमाम लॉज लगते हैं नहीं लगते, तो याद रखें अल्फा खुद हमारे पास जो है, ये जो हीलियम खुद हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा का पार्टिकल भी कहते हैं, 2 प्रोटॉन आपके अल्फा में होते हैं। ये देखें इसमें प्रोटॉन्स कितने, इसमें प्रोटॉन है 2, और इसमें न्यूट्रॉन भी हमारे पास 2 है। यानी जब हम इन दोनों को माइनस करें बच्चों, तब आते होते हैं न्यूट्रॉन्स। मैं जरा ये रेड पेन से हाईलाइट कर लूं, ये हमारे पास इसका है, ठीक है। जब हम यहां आए नाइट्रोजन में, तो प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, हमारे पास 7, जबकि इन दोनों को माइनस करें तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अब इस साइड पर आए ऑक्सीजन की तरफ पे, प्रोटॉन कितने हमारे पास 8, जबकि इन दोनों को माइनस करें तो न्यूट्रॉन हमारे पास 9 आ रहा है, यानी 17 में से 8 माइनस करें तो 9 आता है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमारे पास स्ट्रेंथ है। यहां देखें प्रोटॉन हमारे पास कितना है 1, जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास है। अब चार्ज नंबर बच्चों, ये जो चार्ज नंबर है ये किस चीज को कहते होते हैं, ये प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। इसके प्रोटॉन कितने हैं 2, इसके प्रोटॉन कितने हैं 7। जब हम दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा। इधर भी 1 और 8 9 आया, इसका मतलब है ये लॉ हमारा लग रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा न्यूक्लियॉन नंबर है। न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को कहा जाता है। ये देखें 2 2 4 हो गए, 7 7 14 14 हो गए, तो 4
हमारे पास, और ये 14, 18 होंगे, 18 हो गया हमारे पास, यानी 4 और 14 18। न्यूक्लियॉन कहते हैं टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है। तो ये बच्चों ये हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया। यहां है 8 और 1 9 और 9 18, यहां भी 18 हमारे पास पूरे हो गए। तो आपने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन भी इसमें पूरा आ रहा है हमारे पास। और इसी तरीके से जो मोमेंटम इसमें होगा लीनियर और हमारे पे एंगुलर, वही उसका भी होगा, यानी दोनों के एंगुलर मोमेंटम की जो और मोमेंटम की जो टोटल सम है वो भी हमारे पास सेम होगा। इसको एक्सपेरिमेंट से साबित किया जा सकता है, तो ये भी हमारे पास लाजमी लगता है। तो बच्चों ये दो चीजें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैसेज हैं, ये भी हमारे पास दोनों के लिए सेम रहेंगे। अब जरा हम चलते हैं इनके मैस एनर्जी सिस्टम पे चलते हैं कि एनर्जी मैस का भी दोनों साइड्स का इक्वल होता है या नहीं। और इससे हमें एक बात पता चलेगी कि इस रिएक्शन, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा हमारे पास, ये भी हमें पता चलेगा। जरा देखिएगा बच्चों, हम पहले आते हैं मैसेज को ऐड करते हैं किसके, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स जो हमारे पास है, ठीक है, वो कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ये हीलियम, जिसको हम अल्फा भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हीलियम होता है इसका जो मास नंबर होता है, मास, एक बात याद रखें कि मैसेज दो तरह से होते हैं, एक केजी से भी होते हैं, मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट में भी कराया हुआ है। तो हीलियम का जो है वो 4.00263 यू होता है, 4.00263 यू हो गया टोटल मास हीलियम का। दूसरा हमारे पास कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14.00, नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन 14.7 वाले का होगा 14.00307 14.00307 यू, ये होगा। अब ये दोनों के मास है, मैं अगर इन दोनों के मास को ऐड कर लेता हूं, यानी सम ऑफ मास कर लेता हूं, सम ऑफ मैसेज कर लेता हूं कि कितना बना हमारे पास। तो हमने इन दोनों को क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, हमने ऐड कर लेना है। ये बच्चों ने देखे कर लिया ऑलरेडी। ये आ रहा है 18.00570 18.05704 यू, ये बच्चों ने कर लिया इसको ऐड। ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे बच्चों। ये नेक्स्ट का प्रोडक्ट्स का भी देखेंगे आप। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में एक हमारे पास बना था ऑक्सीजन और एक हमारे पास बना था प्रोटॉन। सो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में चलते हैं। प्रोडक्ट्स में तो पहला हमारे पास है ऑक्सीजन जो कि 17.8 वाला है। एक तो ऑक्सीजन 16.8 वाला होता है, ये 17.8 वाला, यानी उसका दूसरा एक और आइसोटोप है ऑक्सीजन 17.8। इसका जो मास होता है वो 16.99133 यू, 16.99133 यू हमारे पास होता है आमतौर पर इसका जो मास है। और जबकि प्रोटॉन की बात आई तो 1.007825 यू, 1.007825 यू, ये किसका था हमारे पास, प्रोटॉन। ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन एक ही चीज होती है हमारे पास, दोनों में फर्क ही होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि प्रोटॉन हमारे पास एक कंप्लीट पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है हमारे पास। तो अगर बच्चों मैं इसको ऐड कर लूं और टोटल में फाइंड आउट करूं, सम फाइंड आउट करूं, तो हमारे पास आएगा, लो बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया 18.006958 006958 यू, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट के मास को माइनस करेंगे। तो रिएक्टेंट्स का लिखा हमने और प्रोडक्ट को हमने क्या कर देना है, माइनस। तो ये माइनस में आ रहा है बच्चों, माइनस में, इन दोनों को माइनस कर लें तो ये हमारे पास जो मास में डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है,
माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है 0.001254 यू, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का फर्क आ रहा है। अब आपने देखा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स का मास जो है ना वो कम है लेकिन प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रिएक्टेंट्स कम मास वाले जोड़कर ज्यादा मास आपको दे दें? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता। आप अगर 1 kg चिकन पका रहे हैं, उसमें एक पाव आप बाकी चीजें मिक्स कर लें, जैसे चीनी तो नहीं होगी, जैसे मिर्ची हो गई, जैसे नमक हो गया, बहुत सारी और प्याज वगैरह डाल दिए, तो वो 1.25 ही टोटल उसका मास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, वाटर भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल मास, जब वाटर अगर आपने 0.25 ऐड किए तो 1.5 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो गलती से 2 किलो बन गया तो इसका मतलब ये कि वाकई कोई मसला हुआ है। कभी भी दो छोटे मास मिलके बड़ा नहीं बना सकते, वो कम बना सकते हैं। हो सकता है उसमें से कोई एनर्जी रिलीज होगी हो तो मास थोड़ी सी हमारे पर डिफेक्ट पैदा हो जाती है एनर्जी के रिलीज होने से, क्योंकि वो मास आपका एनर्जी में शिफ्ट हुआ होता है। अब यहां क्या हुआ है, यहां इसका मतलब होगा ये इसकी जो ये एनर्जी है, ये कितनी एनर्जी बनती है, जरा चेक तो करें। आप लोगों ने याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1 U होता है ना, 1 U वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं -0.001254 को 1 U कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लूं, यानी मल्टीप्लाई 931, तो ये मेरे पास -1.1674 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी कम आ गई है। यानी अगर मैं एनर्जी में चेक करूं, इसको हो सकता है एनर्जी में, तो ये इसका मतलब है एनर्जी नेगेटिव आई है हमारे पास। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका मतलब हुआ यहां वाला टोटल हमारा ज्यादा हो रहा है, यहां वाला हमारे पास कम हो रहा है। कम चीज आपको ज्यादा आंसर दे रही है, और कितना फर्क आ रहा है, इतना। इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन तब ही पॉसिबल होगा जब आप अल्फा पार्टिकल को जब नाइट्रोजन पार्टिकल में 1.1674 की एनर्जी से हिट करके फेंकेंगे, यानी इसके अंदर इतनी एनर्जी होगी तो वो एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी, तो तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी यहां एक्स्ट्रा आ रही है। यानी हमने ये अज्यूम किया मास को एनर्जी में शिफ्ट करके, या तो एनर्जी मास में आई होगी, कोई नहीं, देखे ना यहां का मास ज्यादा है, यहां का मास कम है, तो यहां मास ज्यादा कैसे होगा जबकि हमने कम मास डाला? इसका मतलब हो सकता है इनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी हो जो मास में शिफ्ट होकर ये बना गई हो, क्योंकि आइंस्टाइन का E = mc² से एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में शिफ्ट किया जा सकता है। आई एम सॉरी। तो यहां भी ऐसा ही हुआ होगा कि इन इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी डाली हुई होगी, और वो जब जाके इससे हिट होगा तो तब ये दो पार्टिकल आपके जो है ना वो आपको प्रोड्यूस होके सामने आएंगे। सो दिस इज हाउ द न्यूक्लियर रिएक्शंस वर्क। ये जितने भी होते हैं उनमें ये तमाम लॉज हमारे पास प्रूफ होने चाहिए। बच्चों इसी तरह हम और भी बहुत सारे बना सकते हैं। याद रखें, क्यों अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है ये प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है, क्यों नेगेटिव है इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें यहां एनर्जी डालेंगे तो ये बनेगा। एक्सोथर्मिक में जब दो इनको मिलाएंगे तो एनर्जी बाहर रहेगी, तो ये एंडोथर्मिक। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन को हम बम्बार्ड कराते हैं किसी भी इसी नाइट्रोजन के साथ 14 के साथ, तो हमारे पास बनता है ये कार्बन 14 बनता है, और साथ ही एक प्रोटॉन हमारे पास लिबरेट होता है, और साथ ही एनर्जी। और यहां ये भी एंडोथर्मिक है, इसमें भी इन दोनों पार्टिकल के, यानी इसको भी तकरीबन कितनी 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके ये मुमकिन होगा। ये बिल्कुल इसी मेथड से करना आपने कि इसका आप मैथ नंबर देखें तो 1.0086665 यू होता है। इस तरह नाइट्रोजन का ये मैंने बताया हुआ है, ये वाला, ये आप डाल दें 14.003074 यू हो गया, इसमें ऐड करें, कार्बन का डालें, इनका डालें, आपको नजर आएगा कि इसका कम पड़ जाएगा, इसका ज्यादा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इसको इतनी एनर्जी से करेंगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा।
तो ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। आई होप आप लोगों को ये बातें भी समझ आ रही होंगी। इसी तरह अगर हम ड्यूट्रियम के पार्टिकल को, ड्यूट्रियम जो कि 2-1 होता है हमारे पास, उसके मैंगनीज के पार्टिकल 55-25 में अगर हम बम्बार्ड करते हैं तो हमारे पास आयरन 56 आ जाता है, 56-26 आ जाता है। तो और साथ ही हमें एक न्यूट्रॉन मिलता है और साथ ही एनर्जी होती है। तो यहाँ मतलब इसी तरह बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। ये रदरफोर्ड के फर्स्ट रिएक्शन से लेकर आप जितने मर्जी रिएक्शन मिलाएं, उनमें ये 5 चीजें हमारे पास जो है वो कंजर्व होनी चाहिए, तब ही ये तमाम रिएक्शंस हमारे पास पॉसिबल होते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, ये एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।